हेलो गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन गुरुकुल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पर आपको जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम हैं सबका आपको लाइव ऑनलाइन रिव्यू मिलता है। लेकिन कुछ कारणों की वजह से इस बार ये मुमकिन नहीं हो पाया, तो एसएससी जीडी की आपकी एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुकी है। उसी के जनरल अवेयरनेस और करंट के सेक्शन के आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन से जो भी जेन्युइन ओरिजिनल क्वेश्चन से जो मुझे मिले हैं, आपको इस चीज़ को देखना होगा, सोचना होगा कि यूट्यूब के ऊपर क्या होता है ना कि जैसे एग्जाम हो जाता है वैसे तुरंत क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन रियल नहीं होते हैं। ये आपका वीडियो आने में यहाँ पर इस चैनल पर समय ज़रूर लगेगा। ऐसा नहीं कि मैं तुरंत आपको जैसे एग्जाम खत्म हो जाएगा वैसे तुरंत आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, ये मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि वीडियो बनाने में भी समय लगता है और क्वेश्चन को कलेक्ट करने में समय लगता है। तो थोड़ा आपको समय लगेगा, लेकिन जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो जेन्युइन और ओरिजिनल होंगे। उससे केवल आप गाइडेंस लीजिए। ये बहुत मुश्किल है कि यही क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाए, लेकिन आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा कि किस सेक्शन से कितना वेटेज है आपका, कि पॉलिटी से आपका कितना वेटेज आ रहा है, आपका मान लीजिए जीएस से कितना वेटेज आ रहा है, आपका करंट अफेयर्स से कितना वेटेज आ रहा है, आपका हिस्ट्री से कितना वेटेज है। तो किस टाइप के क्वेश्चन है उससे आप अंदाज़ा लगाइए। साथ ही साथ आपको रीजनिंग का भी मिल जाएगा। रीजनिंग में आपको ये बताया जाएगा कि वही सेक्शन वाइज कि मिरर इमेज आपकी कितनी आ रही हैं, आपकी उसके बाद सेलुलरिज्म से कितना आ रहा है। इस टाइप के सारे आपको हेल्प मिलेगी, जिससे आप अंदाज़ा लगा पाएँ आपका कि कौन से सेक्शन पर आपको फोकस करना है। क्योंकि जो टीसीएस आपका ऑर्गेनाइज करा रहा है और टीसीएस का ये खास हिसाब किताब होता है, चाहे आप सीजीएल को देख लो या आप सीपीओ को देख लो, उसका पैटर्न तकरीबन सेम रहता है। अगर किसी भी एग्ज़ाम के अंदर मान लीजिए जैसे लास्ट ईयर सीजीएल के अंदर उन्होंने पॉलिटी को गायब किया था, तो तकरीबन पूरी की पूरी शिफ्टों में पॉलिटी आपकी गायब थी, एक आध क्वेश्चन को छोड़ के। तो ये पैटर्न को जो फॉलो कर लेता है वो जिसका एग्जाम बाद में होता है उसको सक्सेस मिल जाती है। तो चलिए बिना कोई समय बर्बाद के एग्जाम को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका आया था वो आया था आपका कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो आप सभी को पता है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं और बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था। सेकंड आपका क्वेश्चन था हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप हैं। तो ये कार्बन के आपके अपर रूप होते हैं, जिसमें हीरा आपका स्ट्रॉन्ग होता है और ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा आपका कोमल होता है। ठीक है, रक्त क्या है। अच्छा, इसमें एक बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि साथ साथ मैं आपको जो क्वेश्चन आए हैं उनके अलावा कुछ उनके एडिशनल फैक्ट बताता चलूँगा, जो आपके हो सकता है कि बाद में वो काम आ जाए। ठीक है, मे भी पॉसिबल हो सकता है कि हूबहू क्वेश्चन तो रिपीट होने के बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन शायद उससे संलग्न या उससे कोई मिला वो क्वेश्चन आपका रिपीट हो जाए। तो रक्त क्या है आपका। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है और रक्त के अगर ग्रुप की बात की जाए तो रक्त के 4 ग्रुप होते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, और उसके बाद में पीएच वैल्यू की अगर बात की जाए, पीएच वैल्यू की बात की जाए तो रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है, 7.4 होती है। ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ है। तो ये आपका नई दिल्ली में। ठीक है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान आपका कहाँ पर है, ये आपका नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन आपका था कि युगांडा की राजधानी कहाँ है। युगांडा की राजधानी तो क्या है आपकी, युगांडा की राजधानी कंपाला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के दक्षिण में सबसे अधिक खेती किसकी होती है। तो देखिए, भारत के दक्षिण में अगर आप बात करोगे तो सबसे ज़्यादा खेती कपास की होती है। क्यों, इसका रीज़न ये होता है ना कि हर कोई क्रॉप होती है वो हर जगह पे अवेलेबल नहीं होती है। तो जो कपास के लायक भूमि और कपास के लायक जो आपकी जलवायु है वो भारत के दक्षिण जो क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा अनुकूल होती है। इसीलिए भारत के दक्षिण में सबसे ज़्यादा अगर खेती की बात की जाए तो किसकी होती है, कपास की होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, भारत में किस मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है। देखिए, जब हर साल मानसून आपका आता है तो मानसून का कौन सा भाग होता है जो भारत में सबसे अधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है, तो उसको बोलते हैं हम दक्षिण पश्चिम मानसून। जो आपका दक्षिण पश्चिम मानसून होता है वो भारत में सबसे अधिक वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन था कि असहयोग आंदोलन के किस समय जो असहयोग आंदोलन आपका चला था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, तो उस समय भारत के गवर्नर थे आपके लॉर्ड चेम्स फोर्ड, और ये 1920 की बात है, 1920 की बात है, लॉर्ड चेम्स फोर्ड। ठीक है, ये जिस समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, और ये किसने चलाया था, ये आपके गांधी जी, महात्मा गांधी के नेतृत्व में आपका चला था असहयोग आंदोलन। ठीक है, 1920, उस समय आपके कौन थे गवर्नर, लॉर्ड चेम्स फोर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत में सन 1928 ईस्वी में सर साइमन के नेतृत्व में आया था। तो इसीलिए क्योंकि उनके नेतृत्व में था इसलिए उनके नाम से इसका नाम पड़ा था साइमन कमीशन। ठीक है, और ये 1928 ईस्वी में आया था। ठीक है, अच्छा, अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अनुच्छेद 40 यानी जो आपका आर्टिकल 40 होता है वो उसमें किसके बारे में डिस्क्रिप्शन है, किसके बारे में कहा गया है। तो देखिए, आपका जो अनुच्छेद 40 है संविधान का वो ये बताता है कि ग्राम पंचायतों का गठन कैसे होगा। ठीक है, ग्राम पंचायतों का गठन और उससे संबंधित अधिकार है उनका वर्णन आपका अनुच्छेद 40 में किया गया है। एक चीज़ और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अनुच्छेद जो ये आपका ग्राम पंचायत है वो किसका विषय है, वो राज्य सूची का विषय है। आपको पता है 3 सूचियाँ होती है, राज्य सूची, ठीक है, और उसके बाद केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो ये राज्य सूची का यानी राज्यों को ग्राम पंचायत के विषय में कानून बनाने का अधिकार है, इसलिए राज्य सूची का विषय, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए, अच्छा, अब अगले क्वेश्चन के बारे में देखते हैं, बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था
नीलगिरी पर्वत में जो उनकी पर्वत श्रृंखला है वहाँ पर एक जलप्रपात पाया जाता है, वो उस जलप्रपात का नाम बताइए क्या है। तो देखिए ये पापकारा नाम का जलप्रपात है आपका। तो नीलगिरी पर्वत में जलप्रपात जो है उसका नाम क्या है, वो पापकारा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। सबसे पहला है कि दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। फर्स्ट थे वो आपके थे मदन लाल खुराना, और ये 1993 में बने थे आपके। ठीक है, ध्यान रखिएगा दिल्ली के सबसे पहले मुख्यमंत्री पूछे गए थे। तो और भी अन्य स्टेट है तो उनके बारे में थोड़ा देख लीजिएगा। अगर दिल्ली से पूछा गया तो हो सकता है कि नेक्स्ट शिफ्ट में या उसके बाद अगला या किसी जब भी आपका क्वेश्चन पेपर हो उस समय आपका किसी और स्टेट से संबंधित पूछा जाए तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दिल्ली के पहले मुख्यमंत्री कौन थे, मदन लाल खुराना थे। ठीक है, अगला था कि 2020 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। तो ये आपका लुइस ग्लूक को प्राप्त हुआ था 2020 के अंदर साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार आप रट लीजिए, इस बार साहित्य पूछ जाएगा। मान लीजिए अगले शिफ्ट में भौतिकी पूछा जा सकता है, रसायन पूछा जा सकता है, जैसे पीस पूछा जा सकता है। इस बार किसको, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है उसको पीस का मिला था। ठीक है, वर्ल्ड फूड WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, उसको 2020 का पीस का शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए बात चल रही थी, ठीक है, उनके लिए नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इस बार मिला किसको, WFP वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला। ये ध्यान रखिएगा उस किसका, पीस का है। और साहित्य की बात की जाए तो साहित्य का किसको मिला है, लुइस ग्लूक को। और उसके बाद में दिल्ली के विधानसभा के स्पीकर कौन है, तो ये रामनिवास गोयल जी हैं। ये दूसरी बार, लगातार दूसरी बार, आपको पता है कि आपकी दूसरी बार सरकार है, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में दूसरी बार सरकार आई है। तो इस वजह से पिछली बार भी यही थे। तो रामनिवास गोयल आपके दूसरी बार लगातार स्पीकर बने दिल्ली विधानसभा के, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अच्छा सबसे प्रदूषित शहर वर्तमान में कौन सा है। तो देखिए सबसे प्रदूषित शहर की अगर बात की जाए तो वर्तमान में आपका है झारखंड। ठीक है, झरिया पड़ता है। ठीक है, झरिया सिटी का नाम है। अगर स्टेट का नाम पूछा जाए तो वो झारखंड में पड़ता है। ठीक है, झरिया है। और ये भारत के 10 सबसे प्रदूषित सूची है, ये पूरे विश्व में नहीं है, भारत के सबसे 10 प्रदूषित सूची में झरिया का स्थान है। अच्छा, अगर 2019 की बात की जाए तो गाजियाबाद ने पूरे विश्व में गाजियाबाद सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर था 2019 में, ध्यान रखिएगा इस फैक्ट को। ठीक है, अगला है RBI किस दर पर बैंकों को कर्ज देती है। तो वो रेपो रेट पर देती है। ठीक है, इसी को बेस रेट बोला जाता है। रेपो और एक और होती है रिवर्स रेपो। ठीक है, उसको यानी बैंकों को हम लोग बैंकों से लोन लेते हैं, बैंक सबको होम लोन या और लोन बांटती है, तो उसके लिए वो RBI से पैसा उधार लेती है। तो RBI से पैसा जिस रेट पे, जिस ब्याज दर पे लिया जाता है उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, और जिस रेट पे वापस किया जाता है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा इन टर्म्स को कि ये क्या होते हैं, इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, अगला देखते हैं। आपका क्वेश्चन आया था कि रमन मैग्नेसे पुरस्कार किसने नहीं जीता है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या उनमें ऑप्शन जो होंगे वो ऑप्शन पता नहीं लग पाए। तो उनमें से जैसे मैं बात को बता दूं आपको, एशिया का नोबेल पुरस्कार इसको बोला जाता है तकरीबन रमन मैग्नेसे अवार्ड। और ये किसकी याद में दिया जाता है, ये फिलीपींस के राष्ट्रपति, ठीक है, रमन मैग्नेसे थे, उनकी याद में दिया जाता है। और ये 2019 में जो NDTV के पत्रकार रवीश कुमार है उनको मिला था। ठीक है, ये असाधारण तरीके से साहित्य या समाज में योगदान करने के लिए या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान करने वाले लोगों को दिया जाता है। तो रमन मैग्नेसे जो आपका पुरस्कार है वो आपके फिलीपींस के राष्ट्रपति, ठीक है, उनकी याद में दिया जाता है आपका। अगला है आपका दायमाबाद कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये दायमाबाद क्या चीज़ है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्षेत्र है, ये दक्षिणी भाग का क्षेत्र है आपका, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र स्टेट में दायमाबाद कहाँ पर स्थित है, ये महाराष्ट्र में। अगर आपसे पूछे ये है क्या, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्षेत्र है जो दक्षिणी भाग में या दक्षिणी भारत में स्थित है। अब सिंधु घाटी सभ्यता के और भी क्षेत्र आप देख लीजिएगा जहाँ जहाँ स्थित हैं। ठीक है, कालीबंगा, लोथल, तो ये आप इनको याद रखिएगा ये कहाँ स्थित है, तो उनसे पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका सोना किसमें घुलनशील है। तो देखिए सोना आपका जो सुनार लोग हैं जब सोने का काम करते हैं तो वो एक्वाराज या अम्लराज, जिसको इंग्लिश में एक्वाराज बोलते हैं, ठीक है, अम्लराज का इस्तेमाल करते हैं। उसमें 3 भाग HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 भाग HNO3, ठीक है, नाइट्रिक एसिड होता है। इन तीनों को मिलाकर अम्लराज बनाया जाता है। और अम्लराज में सोना क्या होता है आपका, घुल जाता है। नहीं तो आपका सोना अगर प्योर आप HCl में या H2SO4 में आप करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा, लेकिन उसको अम्लराज अगर बना दोगे 3:1 मिला के आप बनाओगे तो उसके बाद सोना उसमें घुल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अच्छा, अगला क्वेश्चन था आपका सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। तो देखिए आपकी ज्योतिबा फुले जी ने की थी। ये महात्मा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और ये 24 सितंबर सन 1873 में पूना में की थी। ठीक है, आपसे ये पूछा गया था कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की, तो मैंने आपको ज्योतिबा फुले बता दिया, लेकिन कब की थी, तो ये 24 सितंबर 1873 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, ये पूना में हुई थी। ये फैक्ट आप याद रख लीजिएगा, शायद अगली बार आपके काम आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका MSP का पूरा नाम क्या है। तो इसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम
समर्थन मूल्य, जिसके वजह से में हंगामा चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, तो एमएसपी उसको बोलते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगला आपका आया था कि धामेक स्तूप किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका धामेक स्तूप राज्य की बात कीजिए तो ये यूपी में, और किस जगह पे, ये वाराणसी है, बनारस, ठीक है, जो आपके पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं उनकी कॉन्स्टिट्यूशन सीट है, ठीक है, लोकसभा की सीट है, बनारस या वाराणसी है, ध्यान रखिएगा। 2014 के चुनाव में भी थी और 2019 के भी चुनाव में वही थी आपकी, तो ये यूपी वाराणसी, ठीक है, यूपी वाराणसी में आपका धामेक स्तूप पड़ता है। अगला आपका चौरी चौरा कांड किस स्थान पर हुआ, तो देखिए चौरी चौरा कांड आपका ये गोरखपुर में हुआ था, और ये कहाँ पर है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये सन 1922 में हुआ था। गांधी जी ने सन 1920 के अंदर असहयोग आंदोलन शुरू किया था। जैसे ये चौरी चौरा, चूंकि असहयोग आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन था, चौरी चौरा के कांड से हिंसा हो गई थी, तो उसकी वजह से, इसी आंदोलन की वजह से गांधी जी ने आपका जो ये असहयोग आंदोलन था वो क्विट कर दिया था, ठीक है, ये रोक दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसको ध्यान रखिएगा। इससे संबंधित 2 क्वेश्चन आपके आगे कि वो कब हुआ था, ठीक है, तो ये कब हुआ था, 1920 में स्टार्ट हुआ था, महात्मा गांधी जी ने शुरू किया था। इस कांड की वजह से, जो 1922 में गोरखपुर में हुआ था, उसकी वजह से आपका चौरी चौरा कांड की वजह से असहयोग आंदोलन रोक दिया गया था, ठीक है। उसके बाद है अंतरिम मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री कौन थे, तो इस बार जो आपके रक्षा मंत्री है वो कौन है, आपके राजनाथ सिंह है, ठीक है, राजनाथ सिंह आपके रक्षा मंत्री का कार्य कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन एक आया था, हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो हृदय में आपके 4 चैम्बर होते हैं। स्तनधारी मैमल्स होते हैं, खासतौर से जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें 4 होते हैं। अगर आप मछली की बात कीजिए तो उसमें 2 होते हैं, और मेंढक की बात कीजिए तो उसमें 3 होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन ट्रिकी होते हैं, थोड़ा हो सकता है नेक्स्ट आपके उसमें आ जाए। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि ये आपके टोटल मिला के 24 क्वेश्चन हो गए, 25 आते हैं, एक क्वेश्चन आपका नहीं मिल पाया। अगर आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा सा वीडियो बनने में टाइम लग गया, तो प्लीज़ आप जो भी लोग पेपर दे के आए वो मेरे कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चन दे सकते हैं, तो नाम के साथ में मैं आपका वीडियो बना दूंगा और आपका वीडियो में नाम भी मेंशन करूंगा, जिससे क्या होगा, अगले वाले लोगों को हेल्प मिल जाए। देखिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। आप इन चीज़ों को, आप ये मत सोचिए कि यही क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। बहुत मतलब रेयर चीज़ है क्वेश्चन आपके रिपीट हो, लेकिन हाँ, इससे आप एनालाइज कर सकते हैं, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कौन से सेक्शन का कितना वेटेज दिया। वो एक इंपॉर्टेंट, जो एक सिलेक्शन लेने वाला जो लड़का होता है वो ये चीज़ें देखता है कि किन चीज़ों को वेटेज दिया और किन को नहीं वेटेज दिया। जिनको वेटेज नहीं दिया तो उनको रिवाइज नहीं करेगा। मान लो अगर किसी 2-3 शिफ्टों का रिव्यू आपने देखा, उसके अंदर पॉलिटी में आपका वेटेज नहीं, तो पॉलिटी में टाइम मत वेस्ट करिए, जिसमें वेटेज उसमें वेस्ट करिए, ठीक है। तो यहाँ तक वीडियो आपका फिनिश होगा, मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा। इसी के साथ रीजनिंग का दूसरा वीडियो आपके लिए आ जाएगा, तो उसमें मैं बताऊँगा कि किस सेक्शन से कितना वेटेज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।